नमस्कार, कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक़्त हमारे साथ दूसरे फ्रेम में हैं सीनियर जर्नलिस्ट रांची के झारखंड के विनय कुमार जी। उनसे आज हम लोग नमस्कार। चर्चा करेंगे कि आखिर झारखंड में बीजेपी की लिस्ट आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या वजह है? चूँकि हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा था कि 24 से 48 घंटे में बीजेपी की पहली लिस्ट कम से कम ज़रूर आ जाएगी। हालाँकि जो इंडिया अलायंस है, उसकी तरफ से भी अभी तक कोई लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई है। इनफैक्ट इंडिया अलायंस में गठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं, उनके बीच में बैठक भी नहीं हो पाई है। लेकिन चूँकि कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है पहले फ़ेज़ के लिए, ऐसे में देखने वाली बात है कि आखिर लिस्ट किसकी पहले आती है और कौन-कौन से होते हैं, चूँकि दल-बदल का सिलसिला भी तेज़ होता जा रहा है। विनय सर, क्या लगता है बीजेपी की लिस्ट आने में आखिर देरी क्यों हो रही है? नहीं देखिए, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी अपने सभी सभी गठबंधन दलों आजसू, जदयू और लोजपा के साथ बातचीत कर रही है और वो बातचीत आज लगभग फाइनल हो गई लगभग। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि कल इसकी आधिकारिक घोषणा हो जाए कौन पार्टी किस दल से और किस सीट से चुनाव लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी की भी लिस्ट पूरी तरह से तैयार है। तो मुझे लगता है कि अब कोई विलंब नहीं है, अब कुछ ही घंटों का मामला है। ये सारी चीजें, सारी तस्वीर हो जाएगी क्लियर। क्योंकि देर इसलिए हो रहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान विदेश गए हुए थे, फ्रांस से लौटे और आज उनकी भाजपा नेताओं के साथ बातचीत हुई और बातचीत में सारी चीजें तय कर दी गई। आज जदयू की भी बातचीत हो गई, आजसू की भी बातचीत हो गई और करीब करीब जो हम लोगों के पास सूचना है सारी चीजें तय हो गई है। और मुझे लगता है कुछ घंटे में, अब इंतजार करिए, कुछ घंटे का मामला है, ये सारी चीजें पब्लिश हो जाएगी। अच्छा ठीक है। कुछ कुछ जानकारी लग पा रही है क्या कि जो चर्चा हुई है, जो फाइनल हुआ है, उसमें आजसू को कितनी सीटें, जेडीयू को कितनी सीटें, लोजपा रामविलास को कितनी सीटें और बीजेपी खुद कितनी सीटों पर लड़ने जा रही है? जो हमारे पास सूचना है उस सूचना के अनुसार 10 सीट पर आजसू लड़ेगी जी। और 2 सीट पर कहा जा रहा है जदयू। वैसे वो 3 सीट मांग रहे हैं। अभी जी। आधिकारिक घोषणा का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है 3 सीट भी, अगर नीतीश कुमार दबाव डालेंगे तो 3 सीट भी हो जाएगी और 1 सीट लोक जनशक्ति पार्टी को मिल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान से भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो चिराग पासवान है, जो भी निर्णय लेंगे उसके साथ पूरी पार्टी खड़ी है और उनका जो निर्णय होगा सर्वमान्य निर्णय होगा। अब वो जिस सीट पर फाइनल करेंगे और फाइनल हो भी गया है। चूंकि हल्की सूचना तो मेरे पास है, लेकिन अब जब तक घोषणा नहीं हो जाए, विधिवत घोषणा का हम लोग भी इंतजार करेंगे और तब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन यही मान के आप चलिए कि 67 से 68 सीट पर है बीजेपी लड़ेगी, 2 से 3 सीट पर जदयू और 10 सीट पर आजसू और 1 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है विनय सर, लेकिन सबको समेटा जा रहा है, सहेजा जा रहा है और जीतन राम मांझी को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया झारखंड में। ऐसा क्यों? नहीं देखिए, जहां तक जीतन राम मांझी का सवाल है, पहले भी जीतन राम मांझी यहाँ उनकी पार्टी की कोई बहुत यहाँ बड़ी ताकत नहीं रही, बहुत बड़ा संगठन उनका नहीं रहा है। पहले भी जीतन राम मांझी कभी यहाँ चुनाव नहीं लड़े। तो हो सकता है कि नहीं, चूंकि पिछली उनकी पिछली बार ताकत। पिछली बार चुनाव लड़ा था उन्होंने, पिछली बार लड़ा था लेकिन मैक्सिमम जगह जमानत जब्त होने वाली स्थिति थी। हालाँकि यही स्थिति जेडीयू की भी और एलजेपी की भी रही है कमोबेश। कि कोई भी मतलब जनाधार वाली पार्टी वहाँ पर कम से कम झारखंड में नहीं रही है हाल के दिनों में। एलजेपी की बात करें या जेडीयू की बात करें। नहीं, जेडीयू का जहां तक सवाल है, जेडीयू एक बड़ी ताकत रही है। 2000 में उसके 6 विधायक थे, 2005 में उसके विधायक 5-5 विधायक थे। इंदर सिंह नाधारी जैसे कद्दावर नेता थे। कई मंत्री, 2-2 मंत्री हुआ करते थे। पहले भी जो पहली सरकार बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बनी,
उसमें भी कई मंत्री हुआ करते थे जदयू कोटे से विधानसभा। पिछले दो तीन चुनाव लेकिन की हम बात कर लेकिन रहे हैं सर। लेकिन क्या है कि जब 14 में नीतीश कुमार अलग हो गए एनडीए जी से, बिहार में जब वो अलग हो गए तो वो अपने बदौलत लड़ने लगे। उसके बाद जदयू का इधर ध्यान नहीं रहा, झारखंड में उनका संगठन कमजोर होते चला गया। इसके कारण 2014 और 2019 में जदयू को सफलता नहीं मिली। लेकिन जदयू का बेस है झारखंड में, और नीतीश कुमार तो प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने खीरू महतो जो जदयू के कभी यहाँ विधायक हुआ करते थे, उनको बिहार से राज्यसभा में भेजा। और खीरू महतो की महत्ता इससे आप समझ सकते हैं कि आरसीपी सिंह की जगह पर उनको टिकट दिया गया। आरसीपी सिंह वहां जदयू के कद्दावर नेता थे, केंद्र में मंत्री थे, उनका टिकट काट कर खीरू महतो को दिया गया। तो नीतीश कुमार के लिए झारखंड कितना महत्वपूर्ण है इस घटना से आप समझ सकते हैं। और खीरू महतो मेहनत कर रहे हैं, उनका भी संगठन है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का भी संगठन है। रामविलास पासवान झारखंड में जब पूरा पैदल प्रदेश में घूमने का काम किए हैं, 84 के आसपास पूरा झारखंड वो पैदल, जब अविभाजित बिहार का हिस्सा झारखंड था तो पदयात्रा किए हुए, जंगलों में घूमे। तो यहाँ पर रामविलास पासवान के भी बड़े फॉलोवर रहे। चिराग पासवान चूंकि उनके वारिस है और अभी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनका भी एक वोट बैंक है। और अगर आप झारखंड को देखिएगा तो झारखंड में बड़ी संख्या में लोग बिहार से आके बसे हैं। तो जो बिहार से आके बसे हैं, खास करके धनबाद, बोकारो, इन इलाकों में, गिरिडीह के इलाकों में, तो वहां बड़ी पकड़ है। इसके अलावा जो जिस वर्ग से चिराग पासवान आते हैं, पासवान बिरादरी से, तो उसका बड़ा असर है। पलामू के रीजन में बीडी राम उसी जाति से अभी एमपी है। उसके बाद चतरा के इलाके में असर है। जितना मांझी का भी चतरा के इलाके में असर है, क्योंकि वो गया से लगा हुआ इलाका। और यहाँ पहले भी 2014 में लोक जनशक्ति पार्टी, आजसू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ी थी, और उस चुनाव में बहुत बड़ी सफलता बीजेपी को मिली। प्री पोल अलायंस पहली बार हुआ था और उसमें 42 सीट जीतने में एनडीए गठबंधन कामयाब हो गई थी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। बाद में तो आप जैसा जानते हैं कि 8 में से जेवीएम के 6 विधायक चले आए और बीजेपी अपने बदौलत। विनय सर हम थोड़ा सा उस पे लिस्ट वाले पे फोकस करते हैं कि एक तो वजह आपने बता दी कि अब तक गठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ था, एक ये वजह आपने बताई। एक और कुछ हाल के दिनों में चर्चा शुरू हो गई है कि कुछ सीटों पर शायद बीजेपी अभी भी आयातित उम्मीदवार का मतलब इंतजार कर रही है और उस पर फाइनल अभी तक शायद नहीं हो पाया है। इसीलिए लिस्ट रोक करके रखी गई है कि वो लोग आ जाते हैं, कंफर्म हो जाता है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हटिया सीट के बारे में चर्चा है। कांग्रेस के जो पिछली बार नेता थे वो चर्चा चल रही थी, हालांकि शामिल होने की बात आज ही थी कि आज शामिल हो सकते हैं वो। बड़कागांव की जो विधायक हैं उनके बारे में भी काफी दिनों से अफवाह कहें या चर्चा चल रही है कि वो भी बीजेपी शायद उनको लाने की कोशिश कर रही है। तो क्या ऐसे कुछ जगहों पे रांची में भी सीपी सीट के बारे में चर्चा है, नवीन जायसवाल हटिया छोड़ करके वहां जाने वाले हैं, ऐसी चर्चा चल रही है? या जो वायरल लिस्ट जो हुई है जो उम्मीदवारों की, उसके बाद से ये चर्चा में और इजाफा हो गया है। तो क्या एक वजह ये भी आप मानकर चल रहे हैं? देखिए, कुछ जब आप टिकट दीजिएगा, सीट 81 है और आपको गठबंधन में लड़ना है तो 67-68 सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हर सीट पर अगर आप जाइएगा तो करीब करीब 8-10 दावेदार है। जी हर पार्टी की स्थिति यही है। तो जब सीट आप बांटने लगते हैं तो सीट जब किसी को मिलता है तो जिसको नहीं मिलता उसमें नाराजगी भी होती है। आप देखिएगा पार्टी के दफ्तर पर धरना प्रदर्शन भी होता है। लेकिन पार्टी तय करती है जीतने वाले उम्मीदवार। वो देखती है कि विनिंग कौन है। कि अगर बाहर से भी लाके देना पड़ा, जैसे अब एक चर्चा है कि जेएमएम उमा शंकर रजक को लड़ा सकता है, बोकारो जिले की जो सीट है जहां से बावरी जीतते हैं, चंदन क्यारी। उमा शंकर रजक वहां से एक बार एमएलए रहे हैं।
तो उनको उनकी चर्चा, तो ये हर दल करता है, हर दल चाहता है। एक ऐसी चर्चा निकल गई आज, बहुत फ्लैश हो गया, हालांकि गलत खबर थी कि रविंदर राय जेएमएम के संपर्क में है। रविंदर राय जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने खंडन किया कि ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि रविंदर राय को जो लोग जानते हैं, रविंदर राय हार्डकोर बीजेपी के रहे। कुछ समय के लिए बाबूलाल के साथ अलग हुए, लेकिन वो हार्डकोर बीजेपी के, आरएसएस के खंडन करना पड़ा है कि मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ। आरएसएस के प्रचारक रहे, आरएसएस से जुड़े रहे, आरएसएस में तीनों वर्ग उन्होंने उत्तीर्ण किया है, और विद्यार्थी परिषद से वो राजनीति में रहे। तो बड़ा उनका लंबा कैरियर है। उनके नेतृत्व में जब 2014 में बिहार झारखंड में चुनाव हुआ, तो पहली बार एनडीए को 42 सीट जीतने में कामयाबी मिली, और 14 में से 12 लोकसभा सीट एनडीए जीतने में कामयाब रहा था। तो ऐसे नेता है, लेकिन चूंकि आज का युग क्या है कि कुछ से कुछ अफवाहें भी उड़ती है। उन्होंने क्लियर कट, रविंदर राय ने खंडन किया, कहीं हम नहीं जाएंगे, हम तो भाजपा में हैं, भाजपा में रहेंगे। तो अभी चुनाव के समय में बहुत तरह की बातें चलती है, बहुत तरह की बातें होती है, लेकिन जब लिस्ट फाइनल आ जाएगा, और हर पार्टी चाहती है कि हमारा जीतने वाला कैंडिडेट हो। अगर कोई बाहर से भी, जिसको हम लोग बोरो प्लेयर भी कहते हैं, फुटबॉल में जब हम लोग खेलते थे, तो अगर कमजोर हम लोग का टीम होता था, दूसरे दल से लाके खिलाते थे, उसको बोरो प्लेयर कहा जाता था। तो राजनीति में भी अभी बोरो प्लेयर का प्रचलन है, जहां आपको लगता है कि हमारी कमजोर सीट है, वहां बाहर से प्लेयर लाखों। अब आप देखिए ना, जमुआ की सीट, वो शुक्र रविदास की जो बेटी, बाबूलाल मरांडी का सर आज ही स्टेटमेंट आया है कि राजनीति में कोई बोरो प्लेयर नहीं होता है। नहीं, वो सही है, वो तो स्टेटमेंट है। नहीं, वो तो सही है, लेकिन हम तो फुटबॉल की भाषा में आपको समझाए कि हम अपने दर्शकों को, कि भाई फुटबॉल में जब आप खेलते थे, या जो लोग फुटबॉल को खेलते हैं या खेल में रुचि जिनकी है, वो जानते हैं कि बाहर से जब प्लेयर लाया जाता है तो उसको बोरो प्लेयर कहा जाता है। होता तो है टीम का प्लेयर, वो तो टीम का खिलाड़ी होता है। जी। तो अब जैसे जो बीजेपी के टिकट पर लड़े, जो बीजेपी के टिकट पर लड़ेगा, तो वो तो बीजेपी का विधायक होगा, तो उसमें कहीं कोई, लेकिन लोग समझने के लिए और बोलचाल की भाषा में इस तरह का शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जी। एक अंतिम सवाल रहेगा कि फिलहाल तो देखा जा रहा है कि बीजेपी में ही महागठबंधन के या बाकी दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। क्या बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद ये स्थिति महागठबंधन की तरफ भी जा सकती है, मतलब उल्टा पड़ सकता है, बाकी लोग उधर भी जाने की संभावना है, और बड़े नेता भी इसमें पॉसिबिलिटी है क्या जाने की, बड़े नेताओं की? देखिए जहां तक क्या है कि जो विनिंग कैंडिडेट होंगे, इधर से भी उधर जा सकते हैं, और ये चुनाव के समय आना जाना लगा रहता है। हर चुनाव में आप देखिएगा, दल बदल करते हैं। हम लोग तो बराबर लिखते हैं कि भाई दल बदल करने वाले कितने लोग सफल हुए, कितने असफल हुए। चुनाव के बाद आप इसका भी विश्लेषण करिएगा कि कितने लोग दल बदल कर गए और कितने सफल हुए, कितने असफल हो गए, किसके सिर पर ताज बंधा और कोई अर्श से फर्श पर पहुंच गए, कोई फर्श से अर्श पर पहुंच गए। बहुत लोग के साथ ऐसा होता है। तो ये राजनीति में ये सब चलते रहता है, लेकिन ये है कि एनडीए थोड़ा सा अभी एज में है, टिकट वगैरह इसका लगभग फाइनल हो चुका है, जबकि यूपीए में अभी कल कांग्रेस विधायक दल कांग्रेस की बैठक होगी चुनाव समिति की, कल उसके पर्यवेक्षक आ रहे हैं। 18 तारीख को रांची में बैठक है। अब यहाँ से लिस्ट तैयार होगा, फिर दिल्ली जाएगा, दिल्ली से पास होगा, तब उसके उम्मीदवार की घोषणा होगी। तो आप सोच लीजिए, कल से नॉमिनेशन फर्स्ट पेज का शुरू हो गया। 26 लास्ट डेट है। 43 सीट, 81 में से 43 सीट पर कल से नॉमिनेशन, 18 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो गया, और 26 तारीख तक आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। 28 को आपका स्क्रूटनी होगा, और 30 तक विड्रॉवल कर सकते हैं। 13 को चुनाव हो जाएगा फर्स्ट पेज का। तो बहुत कम समय मिला। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा एडवांटेज में एनडीए है, और हो सकता है कि 18 तारीख को या कुछ घंटे बाद उसका लिस्ट पब्लिश हो जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि दर्शक समझ गए होंगे कि आखिर बीजेपी की पहली लिस्ट जो संभावित थी, और जिसके बारे में हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा था कि 48 घंटे के अंदर लिस्ट आ जाएगी, उसमें देरी क्यों हो रही है और कब तक लिस्ट सामने आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद विनय सर। नमस्कार, जोहार।